और ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर। योगी सरकार में एक और कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। योगी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा हुआ है। कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया था और दारा सिंह चौहान ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी को एक और झटका लगा है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे दारा सिंह, अब अलग हो गए हैं बीजेपी से। इस वक्त की बड़ी खबर, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर चौंका दिया था और आज दारा सिंह ने दूसरे दिन दिल्ली में दरमंथन हो रहा है टिकटों को लेकर। दूसरी तरफ ये बड़ा एक और झटका। राजीव, एक और झटका बीजेपी को उत्तर प्रदेश में दारा सिंह के रूप में। देखिए, ऐसा माना जा रहा था कि दारा सिंह चौहान, जो कि चौहान कम्युनिटी से आते हैं, मऊ के रहने वाले हैं और पिछला विधानसभा चुनाव वो जीते थे, उनको कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री बनाया गया था और बहुत जोर शोर से उनको शामिल कराया गया था भारतीय जनता पार्टी में। इसके पहले वो समाजवादी में पार्टी में थे, उसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी में, अगर आप 2009 से 14 की बात करें तो लोकसभा में वो नेता सदन रहे थे। तो दारा सिंह का एक पिछड़ों के एक नेता के तौर पे, एक चेहरे के तौर पे माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब टिकटों के लिए मंथन कर रही है, ऐसे में इसको दूसरे दिन दूसरा बड़ा विकेट अखिलेश यादव ने गिराया है। दारा सिंह चौहान, जो मुझे जानकारी है, समाजवादी पार्टी में आने वाले दिनों में शामिल होंगे। तो जो दो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी 2017 की विधानसभा चुनाव से पहले जो पिछड़ों के दो बड़े चेहरे लेकर के पार्टी में आई थी, या कहिए तीन बड़े चेहरे, ओम प्रकाश राजभर को जोड़ लें, वो तीनों चेहरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे से पाला बदल चुके हैं और ये एक तगड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। और बात ये भी है कि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ और भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री लाइन में लगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जल्दी ही नमस्ते कह सकते हैं। तो डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही है बीजेपी। राजीव, खबर ये थी कि सुबह चौपर से दारा सिंह को दिल्ली बुलाया जा रहा था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो नेता है ना, ये दारा सिंह चौहान हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इन नेताओं की फितरत चुनाव से पहले पार्टी बदलने की इसके पहले भी रही है। तो जब भी चुनाव होता है, जिस पार्टी में रहते हैं, इन पर नजर निगाह उन पार्टियों की होती है जिनमें ये रहते हैं, क्योंकि इनके पाला बदलने की संभावना इलेक्शन के समय बहुत ज्यादा रहती है। दारा सिंह चौहान का भी रिकॉर्ड आप देखें तो बसपा से वो सपा में गए, कांग्रेस में गए और फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। 4 पार्टियां हैं, चारों में होली है। और स्वामी प्रसाद मौर्य 3 पार्टियों में अगर आप देखें, हालांकि उनका बसपा में लंबा करियर था, लेकिन ये भी चुनाव के समय उन्होंने, पिछले चुनाव के समय तो ऐसा लग रहा था कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं तो दारा सिंह चौहान, एक बात मैं और आपको बता दूं, दारा सिंह चौहान एक डिग्री कॉलेज के महासचिव, महामंत्री का चुनाव जीते थे बहुत कम उम्र में, और उसके बाद सीधे मायावती ने उन्हें चौहान चेहरे के तौर पर सीधे राज्यसभा में भेजने का काम किया था और वो राज्यसभा में सीधे चले गए थे। उनकी महत्ता बहुजन समाज पार्टी में थी, फिर वो समाजवादी पार्टी में जब चले गए, बाद में फिर वो 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा छोड़ के फिर बसपा में शामिल हुए थे और फिर 2014 में फिर वो पहले कांग्रेस में गए और फिर बीजेपी में आ गए। तो इन नेताओं के पाला बदलने की इनकी जो आदतें हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी को शक था कि एक बार चुनावी आचार संहिता लागू होगी तो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसे नेता पाला बदल सकते हैं। राजीव, छोटे नेताओं का जाना तो समझ में आता है, लेकिन इतने बड़े विकेट गिरना, ये क्या बीजेपी के लिए नुकसान की घड़ी है इस वक्त चुनाव से पहले? देखिए विपनेश, मैं आपको एक बात और बता दूं, सियासत की दृष्टि से शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन पूर्वांचल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिनाई भरा, पिछले 3 महीने से लगातार उस इलाके में उसको चुनौती मिल रही है। पूर्वांचल के बड़े चेहरों के तौर पर, अगर पिछड़े चेहरों के तौर पर आप देखेंगे तो दारा सिंह चौहान को लगातार पार्टियों ने, चाहे उनका कद जैसा भी हो, जनाधार कैसा भी हो, लेकिन उनको तवज्जो ज्यादा मिली है और उनको चौहान टाइटल और चौहान बिरादरी की वजह से उनको पार्टियां अपने खेमे में लेने के लिए हमेशा से आगे रही हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी ने भी उन्हें राज्यसभा भेजा, बहुजन समाज पार्टी ने भी राज्यसभा भेजा और बीजेपी में आते ही उनको वन मंत्री का लगातार 5 साल तक कार्यकाल उनको दिया गया। उनके छेड़छाड़ उनके पद से नहीं की गई, लेकिन पीछे मैं भी मिला था दारा सिंह चौहान से 4-5 महीना पहले, तो वो कुछ खिन्न कुछ नाराज से नजर आ रहे थे। तो मुझे तो पता था कि आचार संहिता लागू होगी तो दारा सिंह चौहान कभी भी पाला बदल सकते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले मुझे इस बात की जानकारी मिली कि राज्यपाल को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा।
ये राजीव, ये चिट्ठी हम देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जो बात स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से लिखी गई अनदेखी करने की, वही बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी, इस्तीफे की वजह साफ कर दी है। तो राजीव, ये तमाम बड़े आरोप चुनाव से एन पहले पार्टी छोड़कर इन बड़े नेताओं की तरफ से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, यही बात है। आपका कार्यक्रम है ब्रेकिंग विद एजेंडा, जो सुबह 10 बजे न्यूज 24 पर चलता है, और उत्तर प्रदेश की सियासत पर मुझे लगता है कि लगातार कोई बहस और का कार्यक्रम है तो न्यूज 24 ही यूपी के इलेक्शन को जिस तरह से लगातार कवर कर रहा है, जो लोग भी उस कार्यक्रम को देखते होंगे, हम लगातार ये बातें कहते आ रहे हैं कि ये चुनाव जो है राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ा जाएगा, हिंदू धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा, और इसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश एक तरफ से की जाएगी। दूसरी तरफ से जो कार्यक्रम होगा, जी राजीव, दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो दूसरी तरफ से इस लड़ाई को अगड़ा पिछड़ा करने की कोशिश की जाएगी। और आप देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव कैसे धीरे धीरे, चलिए संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन दारा सिंह चौहान ने वजह बताई है क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा था कि जो पिछड़ा वर्ग है, बेरोजगार लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी अनदेखी की गई थी, मेरी बात नहीं सुनी गई। चुनाव से पहले ये बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने भी बीजेपी को छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी में जाने की खबर है। और अब ये दारा सिंह चौहान की ये लेटर उनका, इसमें भी उन्होंने उसी तरीके के आरोप पार्टी पर लगाए हैं अनदेखी करने के। राजीव, मैं जरा मऊ की मधुबन विधानसभा सीट की बात कर रही हूं। 2017 में चौहान साहब की वजह से ही बीजेपी के खाते में आई थी। राजीव, देखिए मधुबन सीट की बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, इस इलाके में चौहान मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, ये जो पूर्वांचल का इलाका है, इसमें पांच पिछड़ों की जातियां जो है बहुत असरदार है। सबसे ज़्यादा असरदार है यादव, दूसरे नंबर पर सबसे असरदार अगर आप देखेंगी तो जनसंख्या के हिसाब से चौहान, राजभर, मौर्य, कुशवाहा और पटेल वोटर, इस इलाके में ये पांचों मिलकर के साइजेबल अमाउंट ऑफ वोट्स हैं। और इसके सारे बड़े नेताओं को अमित शाह ने 2014 में, चाहे वो फागू चौहान हो, मैंने सुबह भी बहस में कहा था आपके साथ कि चाहे वो फागू चौहान हो, चाहे दारा सिंह चौहान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इन सारे नेताओं को अपने साथ लामबंद करने का काम किया था अमित शाह ने। और यही जो सोशल इंजीनियरिंग बाद में लोगों को समझ में आई कि यादव को, बैकवर्ड्स में यादव को अलग करके सारे अदर बैकवर्ड कास्ट को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया था। उसको इस तरह से कहा जाएगा कि सारे जो प्रतीक थे, सारे जो चेहरे थे, सारे जो नेता थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया। अब देखिए, अब जब लड़ाई उस पर जा रही है, बात अगड़े पिछड़े की तरफ लड़ाई को समाजवादी पार्टी मोड़ने की तरफ जा रही है, तो वो सारे पिछड़े चेहरे जो बहुजन समाज पार्टी या दूसरे पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में गए थे, वो एक एक करके भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगाते हुए कि ये पिछड़ों के खिलाफ वाली पार्टी है, वो पाला बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है, देखिए, ये सवाल उठाया जाएगा कि 5 साल तक आप उसी सरकार में वन मंत्री थे, 5 साल तक स्वामी प्रसाद मौर्य के पास 3-3 विभाग था, तब उनको नहीं लगा कि पिछड़ों की अनदेखी हो रही है। और जब चुनाव आचार संहिता लागू हुई, उसके बाद से, चुनाव की घोषणा होने के बाद से इन नेताओं को लगा 5 साल मलाई काट ली कैबिनेट मिनिस्टर की, उसके बाद पिछड़। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं इनका जवाब क्या होगा। इनका जवाब होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत शक्तिशाली पार्टी है, आवाज उठाने का मतलब हमारा दमन हो जाता, अगर हम मुंह खोलते तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती, इसलिए हम चुप रहे कि एन मौके पर हम, तो इस तरह से अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया। और अब जब देखा कि अब महासमर में लड़ाई कुछ दूसरे तरह की होने वाली है, तब अपना पाला बदल रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस संख्या में इन नेताओं को ले जा रहे हैं। मधुबन उनकी ऑलरेडी, इसके पहले समाजवादी पार्टी के पास वो कई बार सीटें रही है। देखिए, मधुबन, घोसी और मऊ, ये अगल बगल की सब सीटें हैं। मऊ से मुख्तार अंसारी हैं, अभी घोसी से फागू चौहान थे जो बिहार के गवर्नर बना दिए गए, उनके बाद
एक उपचुनाव हुआ था, उसमें दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं वहां से चुनाव। तो ये सब जो सीटें अगल बगल की मैं बता रहा हूँ, ये आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, और दूसरी इंटरेस्टिंग बात और है, घोसी जो सीट मैं आपको बता रहा हूँ, घोसी के बाद योगी आदित्यनाथ के का जो सटा हुआ जिला है वो गोरखपुर, वहां से शुरू हो जाता है, और उसके बाद वाली जो विधानसभा है वो हरिशंकर तिवारी की है। हरिशंकर तिवारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो अगर आप देखें तो धीरे धीरे उस बेल्ट के जो नामी चेहरे हैं, वो जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है, वो धीरे धीरे अगेंस्ट बीजेपी मोर्चे में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो राजीव, कल एक झटका स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में लगा। उन्होंने कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है वो छिटक रहा है बीजेपी से। अब दूसरी तरफ, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, अब इस तरीके से अब एक और कैबिनेट मंत्री का चले जाना, दारा सिंह का चले जाना, बीजेपी पार्टी पर चुनाव से पहले ही कितना बड़ा इफेक्ट होगा। मैं नुकसान की बात कर रही हूं। देखिए विपनेश, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग समझते हैं, बिहार की राजनीति को जो समझते हैं, वो इस बात को बहुत करीने से और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन दोनों प्रदेशों में ओबीसी संख्या किस तरीके की है। मैं बार बार कहता हूं कि पिछले 30-32 सालों में किसी पार्टी को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसने सवर्ण चेहरे को मुख्यमंत्री कैंडिडेट बनाया हो और वो लड़ाई में रह गई हो। 2002 में राजनाथ सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, और उनको चेहरा बनाकर, या वो निवर्तमान मुख्यमंत्री थे, चुनाव लड़ा गया। 14 साल का वनवास मिला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, जब उनके चेहरे राजनाथ सिंह थे। बिना आप बैकवर्ड चेहरे के आप इन दोनों प्रदेशों में, आपको वहां बिहार में सरकार बनानी है तो मजबूरन आपको नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या कोई बैकवर्ड, आपको देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें कोई, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाने के बाद अपने दोनों डिप्टी सीएम किसको बनवाए? वहां भी पिछड़े वर्ग के लोगों को बनाया। सुशील मोदी जो इतने दिनों से थे उनको हटा दिया, और वहां भी 2 पिछड़ों को वहां पर डिप्टी सीएम बनाने का काम किया। ठीक इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी आप, केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे, सरकार बनी, ठीक है, आपने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन केशव मौर्य को आप डिप्टी सीएम बनाने से रोक नहीं सके, और हमेशा आप उनको महत्व देते रहे। आज केशव मौर्य हॉट केक फिर से बन गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ करके जा रहे हैं तो केशव मौर्य को ही आगे किया जा रहा है। हालांकि जब तक 5 साल सरकार रहती है, भारतीय जनता पार्टी, संघ, सारे लोग ये मानते हैं, उनके मानने में हमेशा रहता है कि आपको हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर, राष्ट्रवाद के चेहरे के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। हम पिछड़े अगड़े में यकीन नहीं करते हैं, लेकिन दरअसल बात इतनी आसान नहीं है। ये चुनाव का वक्त है। योगी आदित्यनाथ मठ महंत हैं, मैं उनको कभी किसी जाति में बांटने की बात नहीं करता, वो महंत हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव है, ये समर है, ये बार बार इन नेताओं की तरफ से, विरोधियों की तरफ से कहा जाएगा कि ये राजपूत है, ये सवर्ण है, ये अगड़े हैं, ये जातिवाद करते हैं, ये अगड़ों की सरकार है, पिछड़ों का दमन हुआ है, पिछड़े के नेता इकट्ठे हो रहे हैं, पिछड़े छोड़ छोड़ करके भाग गया, ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, दारा सिंह चौहान के साथ चौहान समाज कितना चला जाएगा, कितना वोट चला जाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मौर्य, कुशवाहा, सैनी वोट कितने चले जाएंगे, ये अलग मसला है। लेकिन मैसेज क्या जाता है? मैसेज यही जाता है कि पिछड़ों के नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। हालांकि उनके पास अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रह्मास्त्र है। दूसरी बात ये भी है कि ये जो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण रैलियां भी नहीं हो रही हैं फिजिकल, तो इसमें बात कितनी, कहां तक कैसे पहुंचाई जाए, ये भी एक समस्या है। लेकिन इतना जरूर है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव के ऐलान के बाद ये झटके गंभीर जरूर है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहें। ये बड़ी खबर है, बड़ा दूसरा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, और केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट भी आ गया है कल की तरह। वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह दारा सिंह चौहान भी इस पर विचार विमर्श करें, सोचें इस बारे में। ये बड़ी खबर है, लगातार आप बने। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।